नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीएससी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी का आरबीएससी एनसीईआरटी पुस्तकों से पूरा टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें पूरे 60 प्रश्न होंगे। और एक टेस्ट हमने पहले ले लिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। आज के सारे जितने प्रश्न हैं वो नवीनतम पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उस पर आधारित है, तो अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा। देखिए आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। दूसरा कथन है, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है और हड़प्पा के लोग ओमान से तांबा धातु का आयात करते थे और हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा नगर से बंदरगाह मिला है। तो देखिए इनमें से असत्य कथन का चयन हमें करना है। असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 4 में, जो लिखा है हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा नगर है वो उनसे बंदरगाह मिला है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता, इसमें होता लोथल। लोथल से बंदरगाह मिला है, धोलावीरा से नहीं, तो ये कथन इसमें असत्य है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहा जाता था। ऑप्शन में है विष, दस्यु, पुरोहित या फिर आर्य। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जनता या जो पूरा समुदाय था जनता का, उसे कहा जाता था विष। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए सत्य और असत्य सवाल मैंने ज़्यादा इसलिए दिए हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है वो कवर हो सके। और ये कक्षा 6 से 10 तक की सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों से पेपर बनाया गया है, तो पूरा आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला कथन है, महाजनपद काल में फसलों पर लगाया कर सबसे महत्वपूर्ण होता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। अंगुत्तर निकाय में 11 महाजनपदों का उल्लेख है। तो देखिए आपको कौन सा कथन इसमें असत्य लग रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में 11 महाजनपद की बजाय कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का। और ये रीट परीक्षा में एक बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं वो किस स्थान पर लिखी गई थी। ऑप्शन में दिए गए वैशाली, सारनाथ, वल्लभी या फिर कुशीनारा। तो देखिए वर्तमान में जितनी जैन धर्म की जो शिक्षाएं उपलब्ध हैं वो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया था और गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जो निर्वाण प्राप्त हुआ, मृत्यु पूर्व हुई, वो थी कुशीनारा। तो कुशीनारा उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे। पहली बात तो ये कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24, और अंतिम और 24वें तीर्थकर इनमें से कौन सा है, महावीर स्वामी, सिद्धार्थ, मल्लिनाथ जी या फिर पार्श्वनाथ। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। और अगर प्रथम तीर्थकर की बात करें तो कौन थे, ऋषभदेव। तो ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये थे 23वें तीर्थकर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर पश्चिम और मध्यम एशिया के लिए आने जाने का मार्ग इनमें से कौन सा था। उज्जैन था, पाटलिपुत्र, सांची या फिर तक्षशिला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग था। अगला सवाल देखिए, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना है वो किसने की थी, बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या फिर हर्षवर्धन ने। तो देखिए समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरिसेन। ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूवेंदार में शामिल नहीं है। सातवाहन, चोल, चेर और पांडे। तो देखिए ये 3 है, चोल, चेर, पांडे इनमें शामिल नहीं है और शामिल हैं, और सातवाहन वंश है ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन देखिए, सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन खानखाओं में करते थे। नयनार संतों की कुल संख्या 63 थी। दार्शनिक शंकर का जन्म है वो केरल राज्य में हुआ था और 12वीं शताब्दी के मध्य में वीर शैव आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ था। तो देखिए आपको इसमें कौन सा कथन असत्य लग रहा है, इसका असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में न होकर के वीर शैव आंदोलन है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान में रखिएगा, नयनार संतों की कुल संख्या 63 थी और दार्शनिक शंकर का जन्म केरल राज्य में हुआ था और सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन करते थे
स्थान कौन सा था? खान का है। अगला सवाल है, मुगल काल में मनसबदार का वेतन क्या कहलाता था? जागीर, जमींदारी, जब्त या फिर मनसब। देखिए हमने कक्षा 6 एनसीईआरटी की कल हिस्ट्री की थी, उनमें ये सब प्रश्न मैंने भी शामिल किए थे, तो कक्षा 6, 7, 8, 10 से सारे प्रश्न है वो शामिल किए गए। मुगल काल में मनसबदार का वेतन क्या कहलाता था? जागीर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 25, 34, 35 या फिर 20। तो देखिए राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान हैं आरक्षित? 35। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो हो जाएंगे वो 25। माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 34 अनुसूचित जाति के लिए और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो देखिए राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक इनमें से कौन थी? यशोदा देवी, गायत्री देवी, कमला बेनीवाल या फिर मार्गरेट अल्वा। तो देखिए राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें एक भी महिला नहीं थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो उसमें बांसवाड़ा सीट से यशोदा देवी है वो विजयी हुई थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय इनमें से नहीं है? जेल, स्वास्थ्य, रेलवे और स्थानीय सरकार। तो देखिए इसमें कौन सा विषय जो राज्य सूची का नहीं है? तो वो है रेलवे। रेलवे राज्य सूची विषय नहीं होकर किसका विषय है? केंद्र सूची का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है वो कितना है? 933, 922, 926 या फिर 940। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कहीं पर 943 आपको मिलेगा और कहीं पर पुस्तकों में 940 भी दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों उत्तर हैं वो सही माने जाएंगे। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व है वो कितने प्रतिशत था? देखिए ऑप्शन में 2.4% था, 5.8, 3.4 या फिर 4.4। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.4% था प्रथम लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व है। और 15वीं लोकसभा की बात करें तो पुस्तकों में दे भी रखा है, कितना है? 10.9%। तो ये दोनों फैक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर प्रथम महिला विधानसभा की लोकसभा की बात करें तो महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व था 4.4% और 15वीं का अगर पूछा जाए तो आपको करना है 10.9%। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गारो पहाड़ियां भारत की कौन सी दिशा में स्थित हैं? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर मध्य में। तो गारो पहाड़ियां हैं वो किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान इनमें से कौन सा है? बुर्ज होम, भीमबेटका, मेहरगढ़ या फिर चटाल। तो देखिए बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये बोर्ड की परीक्षा नहीं थी 7-8 की शायद, उसमें पूछा भी गया था, तो ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? देखिए कथन सत्य व असत्य वाले प्रश्न मैंने खूब शामिल किए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट है वो कवर किया जा सके। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा। ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान है 5वां। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति और छोटा है बुध। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है वो 22 दिसंबर को होता है। और या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी कथन है वो सत्य हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो लंबा दिन 21 जून को और दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन की बात करें तो 22 दिसंबर को होता है। तो ये फैक्ट सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो देखिए जोग जलप्रपात है वो स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये बात की जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो आपको बताना कमेंट करके इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो, हिमालय, यूराल पर्वत या फिर आल्प्स पर्वत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो है, वो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। आपको मिलान इसमें बताना है 1 या 3, 2 एवं 4, 3 एवं 4 या 2, 3 एवं 4। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 एवं 4। यानी कौन कौन से। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एवं 4। और 3 और 4 में कौन कौन से हैं, सिक्किम है और त्रिपुरा है। तो इसका सही उत्तर है 3 एवं 4। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और लानोस ब्राजील में। तो ये हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और आपको इनमें से मिलान करना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है लानोस ब्राजील में न होकर कहाँ पर है, वेनेजुएला में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मरुस्थल की बात करें तो इनमें से देखिए पंपास, प्रेरी और वेल्ड, ये तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में श्रेणी में आते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कौन सा शीतोष्ण और कौन सा उष्ण। और इसमें जो लानोस दिया गया है ये है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो ये तीन अलग हो गए और ये उष्ण कटिबंधीय घास की श्रेणी में आता है और ये शीतोष्ण। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो इसके लानोस के अलावा कंपोस और सवाना भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य वो कितने होते हैं। तो देखिए 230, 231, 233 या फिर 235। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 233। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन में दिए गए हैं 1866, 1966, 1862 या फिर 1962 में। देखिए दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी सन 1962 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इससे पहले एक बार मैंने टेस्ट में आपसे एक सवाल पूछा था और उसमें दिया गया था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। अगर ये सवाल परीक्षा में पूछा जाए तो उसका सही उत्तर क्या हो जाता, 1862 में। तो ये फैक्ट दोनों ध्यान में रखिएगा। 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अगर दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो उसकी स्थापना की गई थी सन 1962 में। ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है और आपको पूरी तरह से इनको याद करके जाना है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन में अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किसे महक परी की पदवी दी थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई या फिर लक्ष्मी सहगल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीनत महल। देखिए जीनत महल को स्वतंत्रता संग्राम में महक परी की पदवी दी गई थी। अगला सवाल देखिए मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था। रानी अवंतीबाई लोधी, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या फिर बख्त खान। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी अवंतीबाई लोधी ने, जिसने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। बख्त खान है बरेली, नाना साहब कानपुर। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पहले भी हमने बार बार इनको देख लिया है और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित हुई थी। सूरत, अहमदाबाद, जयपुर या फिर मुंबई में। देखिए भारत की जो प्रथम सूती कपड़ा मिल है उसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में या फिर कहीं कहीं पर साक्षी भी दिया जाता है कि स्थापना किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी। गंगा, यमुना, स्वर्णरेखा या फिर चंबल। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी स्वर्णरेखा और खारकई नदी के संगम स्थल पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कब स्थापना की गई थी, सन 1907 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना कब की थी। 1897, 1899 में और 1901 में या फिर 1903 में। तो बताइए आप इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसकी स्थापना की गई थी 1901 में
और काफ़ी इंपोर्टेंट है सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की संस्था की स्थापना कब की थी? सन 1901 में। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ पर की गई थी? मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली या फिर जयपुर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बनाया गया है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में? तो देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है वो बनाया गया गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, यानी किस राज्य में उत्पादन होता है? ये बताना, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो देखिए ज्वार है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माधापुर में है, और झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। लौह अयस्क की प्रसिद्ध कुद्रेमुख खान है वो आंध्र प्रदेश में है। तो देखिएगा आपको कौन सा कथन इनमें सत्य नहीं लग रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि लौह अयस्क की जो प्रसिद्ध कुद्रेमुख खान है वो आंध्र प्रदेश की बजाय कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो देखिए ये चारों ही हैं वो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन हमें चयन करना है। भारत में अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है, और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% पाया जाता है। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत 64.6% है। तो देखिए इस सवाल में ऐसा एक भी कथन नहीं है जो असत्य है, इसलिए ये चारों ही कथन इसके सत्य हैं। अगर इसमें कुछ यहाँ पर कट करके पुरुष साक्षरता लिखी होती तो ये असत्य कथन हो जाता, लेकिन इसमें चारों ही कथन सत्य हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अधिक जनसंख्या वाले बात करें तो राज्य उत्तर प्रदेश, लिंगानुपात की बात करें तो केरल, और विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत है 17.5%, और महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6%। नेक्स्ट है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर नेपाल हिमालय? तो देखिए सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी हिमालय की बात करें तो देखिए सतलज और सिंधु नदी दी गई हो तो हमारा हो जाएगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदियों की, और हिमाचल हिमालय जिसे असम हिमालय भी कह सकते हैं, ये तीस्ता और दिहांग के बीच में। नेपाल हिमालय ये कहाँ पर स्थित है? ये काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तो इन सबको आप बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या वो कहाँ पर की थी? ऑप्शन में दिए गए नसीराबाद में, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या फिर कोटा में? तो देखिए इनकी हत्या की गई थी नसीराबाद में, ऑप्शन नंबर 1 है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? बांकीदास मान सिंह के थे, विजय सिंह, अभय सिंह या फिर अजय सिंह? तो देखिए ये मान सिंह के दरबार में राजकवि थे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी किसान आंदोलन। यानी 1923 में जो डाबी किसान आंदोलन हुआ था उसमें नानक जी भील और देवलाल गुर्जर है वो शहीद हो गए थे। तो इसमें बेंगू न करके आप ध्यान रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन सही होगा। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन में दिए गए मुंबई, दिल्ली, उदयपुर और अजमेर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, मारवाड़ी पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था? सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, जैन समिति या फिर गोपाल स्वामी समिति? तो देखिए
मत्स्य संघ को मिलाया गया था शंकरराव देव समिति के आधार पर। और सत्यनारायण राव समिति का संबंध है जब राजधानी है वो जयपुर स्थानांतरित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर करना शंकरराव देव समिति। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना वो कब की गई थी बताइए। जुलाई 2000 में, जून 1994, जुलाई 1994 या फिर जून 1993। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट है संत पीपाजी की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। गागरोन में, पीपासर में, टोडा में या फिर समदड़ी में। तो संत पीपाजी की जो गुफा है वो है टोडा गांव में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी होती है। ग्राम सभा, वार्ड सभा, पंचायत या फिर ग्राम सचिवालय। बताइए इसका सही उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वार्ड सभा वो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है चंपकली नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पर धारण करती हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए नाक, कान, हाथ और गला। चंपकली आभूषण है, उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, गले में धारण किया जाता है। चीनी बुर्ज एवं सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन में है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और चूरू दुर्ग में। तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए बुर्ज हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग में भी हैं, काफ़ी हैं, और इससे मिलती जुलती भी, इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज मेहरानगढ़ दुर्ग के अलावा इसमें स्थित है ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारी बुर्जें हैं, लेकिन चीनी बुर्ज अगर सुनहरी बुर्ज ये नाम आपको कहीं पर भी दिखाई दें तो आपको करना है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। अब है शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा यही ज्ञान प्राप्त होता है, यह परिभाषा किसने दी है। मोफात, पीटर लुईस, माइकेलिस या फिर बेरल। तो देखिए ये परिभाषा दी है मोफात ने। ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है ज्ञान, बोध, विश्लेषण और अनुमूल्यन। तो देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको अच्छे से आप पढ़ करके जाना है। तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित देखिए ज्ञान है, बोध भी है, विश्लेषण भी है, लेकिन अनुमूल्यन है ये इसका भाग नहीं है, ये है भावात्मक पक्ष का। ज्ञानात्मक पक्ष में और क्या क्या होते हैं देखिए पूरा ज्ञान होता है, बोध, विश्लेषण और संश्लेषण भी होता है, और प्रयोग भी होता है, और अंतिम होता है मूल्यांकन। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष है, ये पूरा ध्यान में पढ़ के जाना पूरा ध्यान से, ताकि परीक्षा में आपसे कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना क्या है। साध्य है, साधन है या साधक। तो देखिए पाठ योजना एक प्रकार का साधन है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। पथ रहित परिस्थिति का शिक्षण में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हंट, डीवी, कुर्तलेविन या फिर मॉरिसन। तो देखिए ये किया गया था जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। मूल्यांकन के लिए, आनुभाविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए या ये सभी। देखिए प्रमुख रूप से समाज विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगिता आनुभाविक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन है। एडगर डेले, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या फिर मॉरिसन। तो देखिए एडगर डेले ने अनुभवों का एक शंकु प्रदान किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडुसेट किस प्रकार का सैटेलाइट है। व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन या फिर कैरियर संबंधित। देखिए एडुसेट है वो एक सैटेलाइट है और ये है शिक्षा से जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडुसेट क्या है, एक शैक्षिक सैटेलाइट। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है, यह कथन किसका है। तो देखिए प्रोजेक्ट योजना से जुड़े हुए, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए परिभाषाएं परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं और रीट में हर बार ऐसी परिभाषा दी जाती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये परिभाषा किसकी है, पार्कर, बेलार्ड, स्टीवेंसन या फिर किलपैट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स ये परिभाषा दी है बेलार्ड ने। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ पर विद्यालय शब्द दिया जाए कि ऐसी योजना का एक छोटा सा अंश जिसे विद्यालय में संपादित किया जाए, मतलब ये परिभाषा दी है बेलार्ड ने। विद्यालय शब्द देखते ही आप इस परिभाषा में किलपैट्रिक या जॉन डीवी ना कर देना, इसमें आपको करना है बेलार्ड, क्योंकि प्रोजेक्ट शब्द आते ही किलपैट्रिक या जॉन डीवी यही संबंधित है इससे और यही हम कर देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि विद्यालय में जो संपादित किया जाता है
प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। ये कहीं पर भी परिभाषा आपको दिखे तो आपको करना है बेलार्ड। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या फिर अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना। तो देखिए इसका सही उत्तर है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना और उसमें कुछ सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में विद्यालय में कक्षावार एवं विषयवार सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों में शामिल कर क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन इनमें से कौन सा है? तो देखिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है सिल्ट उदयपुर, RSEIRT यानी सिल्ट है वो उदयपुर, ये सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो ये थे अपने आज के पूरे 60 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये पूरा टेस्ट पेपर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।